नमस्कार आप सभी के लिए। ये 11 जून 2020 का एडिटोरियल है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। लिखा है जयंत प्रसाद जी ने। एन अनरेवलिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ सेवन। अनरेवलिंग का मतलब होता है जनरली उजागर हुई चीज़ें। क्या चीज़ें उजागर हुई? दे विल एक्सप्लेन इन हिज एडिटोरियल। द नेक्स्ट G7 समिट टेंटेवली शेड्यूल्ड इन वाशिंगटन DC इन मिड जून में जो शेड्यूल थी हैज़ बीन पोस्टपोन्ड बाय द होस्ट। और वो क्या हो रही है? पोस्टपोन हो रही है। किसके द्वारा? होस्ट कौन था इसमें? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होस्ट थे। अब वो क्या कर रहे हैं? इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। हिज डिसीजन फॉलोड जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल डिसीजन टू स्टे अवे फ्रॉम दिस मीटिंग। और इनका जो डिसीजन है वो किसके द्वारा भी प्रेरित है? जर्मन चांसलर। मतलब जर्मन चांसलर ने इस मीटिंग में से दूर रहने का क्या किया था? निर्णय लिया था। ऑस्टेंसिबली बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेवल इम्पोज्ड बाय कोविड-19। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है जाहिर तौर पर। जाहिर तौर पर इसी कारण होगा कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ट्रेवल पे कोविड-19 के कारण, इससे उन्होंने पीछे हटी होगी। सी मे नॉट हैव वांटेड टू गो जस्ट फॉर अ फोटो अपॉर्चुनिटी। और हो सकता है वो सिर्फ इसलिए भी ना जाना चाहती हों कि वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने की जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो सेशन होता है। सो दैट्स वाई हो सकता है इस कारण भी वो इंटरेस्टेड ना रही हूँ। द रिसेंट मीटिंग ऑफ G7 हैव हैड डिसोल्यूटरी रिजल्ट। और जो रिसेंट मीटिंग हुई हैं उसमें भी जो कोई रिजल्ट निकले हैं उसमें कोई डिसोल्यूटरी मतलब कुछ अनियमित रिजल्ट निकले हैं, कोई ठोस रिजल्ट निकला नहीं है। ये भी उनका कारण हो सकता है कि दैट्स वाई वो इंटरेस्टेड ना हो वहाँ में जाने के लिए। लॉजिक ऑफ एक्सपेंशन। अब जो लॉजिक जो एक्सपेंशन के लिए जो इंडिया को इंक्लूड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था, उसके पीछे लॉजिक क्या है? वाइल पोस्टपोनिंग द समिट टू द लीस्ट सितंबर। अब वो पोस्टपोन जो हो रही है सितंबर तक, उसी के बीच में मिस्टर ट्रंप डिक्लेयर दैट in any case the G7 is a very outdated group of countries and no longer properly represented what going on the world। तो अगर G7 मतलब मिस्टर ट्रम्प डिक्लेयर दैट एनी केस, कोई भी अगर ऐसा स्थिति होती है जिसमें G7 इज़ वेरी आउटडेटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज, मतलब वो अगर बहुत पुराना ग्रुप हो जाता है कंट्रीज का, एंड नो लॉन्गर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड, और वो लंबे समय तक प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। किस चीज़ को? व्हाट इज़ गोइंग ऑन द वर्ल्ड, जो क्या वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ही आस्क रेथो रेटो रिकली, मतलब इसका होता है वाक्पटुता। सिर्फ बोलने से उन्होंने पूछा, बोलकर ही पूछा, वाई नॉट G10 और G11 इंस्टीट। तो G7 के प्लेस पे G10 और G11 क्यों नहीं हो सकता? विद द इंक्लूजन ऑफ इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पॉसिबली रशिया। और इसमें इन चार देशों को क्या किया जाए? शामिल किया जाए। एलेबोरेटिंग दिस लॉजिक। अब वो अपने लॉजिक को और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। द वाइट हाउस डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन said US president wanted to include other countries including the Five Eyes countries, an intelligence alliance comprising Australia, Canada, New Zealand and United Kingdom and United States, and to talk about future of China। अब वो जहाँ के ऑफिशियल पर्सन हैं यूएस के व्हाइट हाउस के, वो कह रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि दूसरी कंट्री को भी इंक्लूड किया जाए, इंक्लूडिंग फाइव आई कंट्रीज। फाइव आई कंट्रीज मतलब जो इंटेलिजेंस अलायंस हैं जिनके, उन कंट्रीज को इंक्लूड करके। और जो फ्यूचर है चाइना का, उसके बारे में क्या की जाए? बात की जाए। A Chinese Ministry of Foreign Affairs official immediately react। और चाइनीज मिनिस्ट्री के जो फॉरेन अफेयर हैं, एक्सटर्नल अफेयर है, विदेश मंत्रालय के मामलों के हस्तक्षेप वाले लोग, उन्होंने तुरंत इस चीज़ को क्या किया? रिएक्ट किया है। और लेबलिंग इट एज सीकिंग अ क्लिक टारगेटिंग चाइना। और उन्होंने कहा है कि आप एक क्लिक ढूंढ रहे हो, एक वो ढूंढ रहे हो कि जिससे चाइना को क्या किया जाए? टारगेट किया जाए। चाइनाज ऑब्जेक्शंस टू एन एक्सपेंडेड G7 एंड नो रीज़न फॉर इंडिया टू स्टे अवे फ्रॉम इट। अब चाइना के ऑब्जेक्शन के करने का, कि चाइना जो एक्सपेंशन का जो विरोध कर रहा है चाइना, तो इंडिया के पास कोई रीजन नहीं है कि वो उससे दूर रहे, कि सिर्फ चाइना के कहने के कारण वो उस चीज़ से दूर रहे। नो रीज़न फॉर इंडिया टू स्टे अवे फ्रॉम इट इफ़ इनवाइटेड टू ज्वाइन। अगर उसे बुलाया जाता है ज्वाइन करने के लिए,
तो इंडिया के पास किसी भी प्रकार का मतलब ये नहीं है कि वो चाइना के कारण उस चीज़ को ज्वाइन ना करे, उस मीटिंग में एंड वो ना हो, सम्मिलित ना हो। इंडिया हैज़ अटेंडेड सेवरल G7 समिट्स अर्लियर टू। पहले भी इंडिया क्या कर चुका है, G7 समिट को एक्सेप्ट कर सक चुका है एज ए स्पेशल इन्वाइटी फॉर इट्स आउटरीच सेशन। स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर जो उसके ऐसे नॉर्मल सेशन होते हैं उनमें इंडिया प्राइम मिनिस्टर वाज गेस्ट इनवाइटेड टू बियारिट्ज फ्रांस टू द G7 समिट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए भी इनवाइट किया गया था अलॉन्ग विद अदर हेड ऑफ गवर्नमेंट। दूसरे कंट्रीज को भी बुलाया गया था जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, वर्किंग फेशो, चिली, इजिप्ट, रवांडा, सेनेगल, स्पेन एंड साउथ अफ्रीका शामिल है। द G7 emerged as restricted club ऑफ द रिच डेमोक्रेसी इन द अर्ली 1970। 1970 के दशक की अगर बात करें तो G7 इमर्ज हुआ था, किस हिसाब से इमर्ज हुआ था कि वो सिर्फ रिच कंट्रीज का ग्रुप है और उसमें कोई वो नहीं होगा। द क्वाड्रपलिंग ऑफ ऑयल प्राइस जस्ट अर्लियर द 1973 Arab Israeli War, when member of the Organization of the Petroleum Exporting Country OPEC imposed embargo against Canada, Japan, Netherlands and United States shocked their economy। और इस चीज़ का इमरजेंस कब हुआ था, जब प्राइस में क्या हुआ, हाई आ गया था। कब हाई आ गया था? 1977 से पहले जब अरब और इसराइल का युद्ध हुआ था। उस समय जो ओपेक कंट्री थी उन्होंने जो प्रतिबंध लगा दिया था व्यापार पे, किस किस के अगेंस्ट, कनाडा, जापान, नीदरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट को इसलिए लगा दिया था कि उनकी इकोनॉमी को क्या मिले, झटका मिले या वो उसमें सीरीज बात है उनकी इकोनॉमी गिर जाए। ऑल्दो द फ्रेंच वर स्पेयर द एम्बार्गो, द चिल विंड ऑफ ओपेक एक्शन रिवरेटेड अराउंड द वर्ल्ड। और इस हिसाब से फ्रेंच को क्या कर दिया था, एम्बार्क कर दिया था। द फ्रेंच वर एम्बार्क मतलब उसको स्पेयर मतलब माफ़ी कर दी थी, फ्रांस को में शामिल नहीं किया गया था। और चिल वाइंड्स मतलब जो सर्द वाली जो गर्मी रहती हैं, सर्द वाली हवाएं, वो चारों तरफ वर्ल्ड में क्या हो रही थी, घूम रही थी। फ्रेंच प्रेसिडेंट वेलेरी जिस्कार्ड डी एस्टेटिंग इनवाइट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ 5 of the most developed member of Organization for Economic Cooperation and Development, the United States, Germany, Japan, Italy and United Kingdom for an informal discussion on global issue। और जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाया, जो भी डेवलप्ड मेंबर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, द यूनाइटेड, जिसमें कौन कौन शामिल था, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, जापान, इटली एंड यूनाइटेड किंगडम। किस चीज़ के लिए? एक इनफॉर्मल डिस्कशन था ग्लोबल इश्यूज को लेकर, उस चीज़ के लिए बुलाया। दिस ट्रांसफॉर्म इनटू G7 समिट ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम फॉलोइंग ईयर। और ये ट्रांसफ़र हो गया G7 समिट में, वो मतलब हेड बन गया आगे आने वाले वर्षों में, विद द इंक्लूजन ऑफ कनाडा, जिसमें कनाडा को भी क्या कर लिया गया, इंक्लूड कर लिया गया। या यूरोपियन कमीशन कम्युनिटी लेटर यूनियन अटेंडिंग एज अ नॉन एनुमरेटिव मेंबर अ ईयर लेटर। नॉन एनुमरेटिव मेंबर मतलब यूरोपियन यूनियन ने भी उस चीज़ में हिस्सा लिया है 1 साल बाद, लेकिन वो उसमें काउंट नहीं किया गया। ऑन द इनिशिएटिव ऑफ US प्रेसिडेंट विल क्लिंटन एंड British Prime Minister Tony Blair, the G7 became the G8 when with the Russian Federation joining the club in 1998। और US प्रेसिडेंट जो उस समय के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन US के, और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, इन दोनों ने अप्रोच किया और उनके अप्रोच के कारण 1998 में रसिया को भी क्या कर लिया गया, इसमें इंक्लूड कर लिया गया। और इस कारण ये G8 बना। और ये तब तक चला रसिया जब तक एक्सपेल्जन कब किया गया इसका, 2014 में, जब इन पे आरोप लगे कि आपने अनेक्स कर लिया। अनेक्स मतलब आपने क्या कर लिया, हत्या लिया है, उस पर जबरन अधिकार कर लिया है, किस पे, क्रीमिया पे। तो जब रसिया पे इस हिसाब के आरोप लगे 2014 में, तो उसको फिर एक्सपल्स कर दिया, मतलब निष्कासित कर दिया इस ग्रुप से। इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस व्हेन कॉन्स्टिट्यूटेड द G7 countries accounted for chose 2/3 of global GDP। अब when constitute the G7 countries accounted for close to third of global GDP। जब G7 कंट्रीज 2/3 मतलब 66% जो ग्लोबल GDP है उसका क्या करते हैं, अकाउंट करते हैं या
उसको मैनेज करते हैं, या इन सब की मिला के जो जीडीपी है वो 66% है पूरे विश्व की, अकॉर्डिंग टू 2017 रिपोर्ट ऑफ अकाउंटेंसी फ्रॉम फर्म पीडब्ल्यूसी। जो पीडब्ल्यूसी जो एक फर्म है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी द वर्ल्ड इन 2015। उसके अकॉर्डिंग जो G7 कंट्रीज हैं वो 66% ग्लोबल जीडीपी का हेल्ड करती हैं, या उसको उन सब का अगर जोड़ के देखा जाए तो 66% है ग्लोबल जीडीपी का। दे नाउ अकाउंटेड फॉर लेस देन थर्ड ऑफ जीडीपी ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस एंड लेस देन हाफ ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से वो मतलब हाफ अकाउंट करते हैं। द 7 लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी, विकासशील जो अर्थव्यवस्था है वो कौन कौन सी हैं? E7 के नाम से भी इनको जाना जाता है क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी है। कंप्राइजिंग ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रसिया एंड टर्की अकाउंट फॉर ओवर अ थर्ड ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अब ये 1/3 मतलब 33% ग्लोबल जीडीपी का अकाउंट करती हैं परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे, एंड ओवर अ क्वार्टर ऑन MER बेसिस, और मार्केट एक्सचेंज रेट के बेसिस पे देखा जाए तो 25% या 1/4 उसका अकाउंट करती हैं या मेंटेन करती हैं। इंडियाज इकोनॉमी इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड ट्रिपल पी टर्म इवन इफ वे बिहाइंड द US एंड चाइना। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, किसके रिगार्डिंग? ट्रिपल पी टर्म के हिसाब से, और उसके आगे सिर्फ US और चाइना है। बाय 2050 द PwC प्रिडिक्टेड 6 of 7 of the world best performing economy will be China, India and United States, Indonesia, Brazil and Russia। और जो इन्होंने जो 7 जो वर्ल्ड इकोनॉमी के नाम लिए हैं 2050 में, तो इसमें ये सब देश क्या है शामिल है। टू अदर E7 कंट्रीज मेक्सिको एंड टर्की ऑल्सो इम्प्रूव देयर पोजीशन, और दो और मेक्सिको और टर्की जो इमर्जिंग इकोनॉमी में है वो भी अच्छा काम करेंगी 2050 तक, या अच्छा इंप्रूवमेंट लाएंगी। द प्रोजेक्ट दैट इंडियाज जीडीपी विल इंक्रीज टू 7 ट्रिलियन इन 2030। और इट प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट किया इसने कि 17 ट्रिलियन की हो जाएगी 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी, और 42 ट्रिलियन की हो जाएगी 2050 तक। ट्रिपल पी टर्म के बेसिस पे अगर देखा जाए, परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखा जाए, और ये दूसरे नंबर पे होगी चाइना के बाद, और यूनाइटेड स्टेट्स से जस्ट थोड़ी आगे होगी। दिस इज प्रिडिक्टेड ऑन इंडियाज ओवरकमिंग द चैलेंज COVID-19, sustaining its reform process and ensuring adequate investment in infrastructure, institution, governments, education and health। और ये प्रिडिक्ट करता है कि इंडिया के ओवरकमिंग जो COVID-19 के चैलेंज हैं उसको कम करेगा और सस्टेन करेगा किस चीज़ को, उसके रिफॉर्म प्रोसेस को, एडिक्वेट पर्याप्त इन्वेस्टमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंस्टीट्यूशन को, गवर्नेंस को, एजुकेशन को एंड हेल्थ को। अब लिमिटेशंस क्या हैं G7 की? द सक्सेस ऑफ otherwise of multilateral institutes are judged by standard of whether or not they have successfully addressed the core global और रीजनल चैलेंजेस ऑफ द टाइम। अब किसी भी चीज़ की सक्सेस और अदरवाइज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की जो सक्सेस या जो जज किया जाता है वो किस हिसाब से जज किया जाता है कि उसके जो स्टैंडर्ड हैं वो सक्सेसफुली एड्रेस कर पाए कि नहीं, जो रीजनल इशू हैं या ग्लोबल चेंजेस हैं उस चीज़ को सक्सेसफुली, वेदर और नॉट दे हैव सक्सेसफुली एड्रेस, वो उस चीज़ को वेदर मतलब एक्सेप्ट कर पाए या नहीं कर पाए, उस चीज़ को सक्सेसफुली एड्रेस मतलब ग्लोबल इश्यूज़ में उन्होंने किस हिसाब से कोऑपरेशन दिखाया, इस चीज़ पे उस किसी भी ग्रुप की सक्सेस टिकी होती है या उसकी विश्वसनीयता उसी पर टिकी होती है। द G7 फेल टू हेड ऑफ द इकोनॉमिक डाउन टर्न ऑफ 2007 और 8। लेकिन G7 इसमें फेल हुआ है जब इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 2007 और 8 में, विच लेड टू द राइज ऑफ G20। और इसके फेल होने से G20 के राइज का क्या हुआ, पथ प्रदर्शित हुआ। इन शॉर्ट स्पेन ऑफ इट एग्जिस्टेंस द G20 हैज़ प्रोवाइडेड अ डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। अब G20 को बने ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो शॉर्ट स्पेन मतलब छोटे समय में भी जो इसका अस्तित्व है जो छोटे समय से ही है, उसने बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप किया है
बाय प्रमोटिंग ओपन मार्केट किया जो कंट्रीज उसमें है, एंड स्टिमुलस प्रिवेंटिंग कोलैप्स ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, और स्टिमुलस पैकेज भी प्रोवाइड किया है या पैसों का आदान प्रदान उन कंट्रीज ने एक दूसरे के प्रति किया है कि जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स ना हो. द G7 हैज नॉट कवर्ड इटसेल्फ विद ग्लोरी विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी इशू. अब मतलब G7 ने जो प्रेजेंट का जो इशू है उसमें भी अपनी ग्लोरी मतलब अपनी चीज़ अपना वो नहीं दिखाया, जिसमें जो कौन सा करंट इशू जो कौन सा है कोविड-19 पेंडेमिक, उसमें भी इन्होंने कोई अहम रोल अदा नहीं किया. क्लाइमेट चेंजेस द चैलेंज ऑफ डेइस डेइस एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है, जो इस्लामिक का ही आपका क्या परिमार्जित रूप है या उसका बदला नाम है. क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन चैलेंज ऑफ डाइस एंड क्राइसिस ऑफ द स्टेट कोलैप्स इन वेस्ट एशिया. और जो वेस्ट एशिया में जो स्टेट देशों को सिविल वॉर में ढकेल दिया गया, उन सब चीज़ों को ग्लोबल इशू को सॉल्व करने में G7 क्या रहा, फेल रहा. इट हैड अनाउंस्ड इट्स मेंबर वुड phase out all fossil fuel and subsidy but has not so far announced any plan of action to do so. अब इसने अनाउंस क्या किया था कि जो इसके मेंबर हैं वो पूरे के पूरे फॉसल फ्यूल और उसकी सब्सिडीज को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे. बट ऐसा अभी तक ना तो नॉट सो फार अभी तक ना तो ऐसा कोई प्लान आया है ना किसी भी प्रकार की एक्शन लिया गया है सब चीज़ों में. So the G7 countries account for 59% of historical global CO2 emission. जो G7 कंट्री हैं वो जो CO2 का एमिशन होता है ग्लोबली उसका 59% सिर्फ यही कंट्री करती हैं 1850 टू 2010 तक. एंड देयर कोल फायर्ड प्लांट एमिट ट्वाइस मोर CO2 देन दोज द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. और जितना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है CO2 का उसका दोगुना ये कंट्री प्रोड्यूस करती हैं CO2. Three of the G7 countries, France, Germany, and UK, were among top 10 countries contributing voluntarily to DICE, which had between 20,000 to 30,000 foreign fighters just 2 years ago. अब ये थ्री कंट्री G7 में से जो थ्री कंट्री हैं फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, उन कंट्रीज़ में शामिल थी, वर अमंग द टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल थी जो कंट्रीब्यूट कर रही थी वॉलेंटियर. मतलब वहाँ के लोग कहाँ जा रहे थे, आईएस टाइप के संगठन ज्वाइन करने के लिए, फॉरेन फाइटर फॉर जस्ट 2 ईयर एगो, जो 2 साल पहले हुआ था. वेस्ट एशिया is in a greater state of turmoil than at any point of time since the fall of Ottoman Empire. जब से ऑटोमन एम्पायर खत्म हुआ है वेस्ट एशिया में, तब से इन जो इस्लामिक स्टेट और ये देश टाइप के जो संगठन हैं इनके कारण सबसे भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है इस पूरे के पूरे रीजन में जो वेस्ट एशिया का है, लीडिंग टू माइग्रेंट क्राइसिस. और उससे जैसे वो हुआ तो माइग्रेंट क्राइसिस बढ़े क्योंकि वहाँ के लोग फिर क्या करेंगे, पलायन करेंगे. दैट परस्यूटेड मैनी कंट्रीज इन यूरोप टू रीनेज ऑन देयर वेस्टर्न लिबरल. रीनेज मतलब छोड़ना किसी भी चीज़ को या ख़त्म. तो जैसे माइग्रेंट क्राइसिस बढ़ी तो यूरोप के बहुत से देशों ने जो वेस्टर्न की लिबरल वैल्यू है कि नहीं भाई किसी को भी आने दो, उन सब चीज़ों को क्या कर दिया, छोड़ दिया. मेकिंग मेडिटेरियन सी अ डेथ ट्रैप. और मेडिटेरियन सी मतलब वो उस सी के थ्रू जाते थे उन देशों में, लेकिन उन्होंने उस सी को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया. तो पीने का पानी भी नहीं, खारा पानी. तो मेडिटेरियन सी क्या बन गया, एक हिसाब से जाल बन गया, मौत का जाल, फॉर पीपल फ्लीइंग अगेंस्ट फियर ऑफ परसिक्यूशन. जो भी पीपल वहाँ से भाग रहे थे, फ्लीइंग मतलब वहाँ से भाग रहे थे किसके अगेंस्ट, फियर ऑफ, इस डर से कि उनका उत्पीड़न होगा वहाँ पे, और जो हो भी रहा था, थ्रेट ऑफ देयर लाइफ, और उनकी जान को खतरा था. लेकिन वो यहाँ आगे भी क्या, डेथ ट्रैप में फंस गए. नीड फॉर न्यू इंस्टीट्यूशन. द वर्ल्ड इज अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर. अब जो वर्ल्ड का जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो एक दूसरे पे अभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे अविश्वास की भावना है एक देश की दूसरे देश के प्रति. द ग्लोबल इकोनॉमी हैज स्टेल्ड, एंड स्टेल्ड मतलब होता है ठप हो गई. ग्लोबल इकोनॉमी हैज ठप हो चुकी है. एंड कोविड-19 विल इनएविटेबली क्रिएट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस. और कोविड-19 ने अनिवार्य रूप से एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर दिया है. नेशंस नीड डेक्स्टरिटी एंड रेजिलियंस. डेक्स्टरिटी का मतलब होता है निपुणता, रेजिलियंस का मतलब होता है लचीला.
तो एक निपुण और लचीला सिस्टम बनाना पड़ेगा, किस चीज़ से, जो करंट क्राइसिस है उस चीज़ से कोप मतलब मुकाबला करने के लिए, करंट फ्लक्स, एज ऑल्सो रिवाइवल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। और मल्टीलेटरलिज्म होता है मतलब जब कई देश, यूनिलेटरल मतलब सिर्फ एक देश ही अपना, एक ही व्यक्ति या एक ही देश क्या करे, अपनी अपनी चलाए, वो कहलाता है यूनि। मल्टीलेटरल में क्या होता है, कई देश मिलके काम करेंगे, जो कि अभी बहुत से संस्थान फेल हो रहे हैं, बहुत से संगठन पे अविश्वास की भावना आ रही है। तो उनके रिवाइवल के लिए भी कोई चीज़ जरूरी है कि वो अकाउंटेड बने, वो क्रेडिबल बने, विश्वसनीय हों सभी के लिए। फॉर दे हैव बीन सीकिंग नेशनल सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम दैट आर अनरिजॉल्वेबल इंटरनली। जिससे जो देश जो इंटरनली जिन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो एक सॉल्व हो सकें उन सब की मदद के थ्रू। एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैव प्रूवन देमसेल्फ अनइक्वल टू दीज टास्क। और जो वर्तमान के जो एग्जिस्टेंशियल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, वो इस चीज़ में खुद को प्रूव करने के लिए नाकाम साबित हुई हैं। किसी ना किसी चीज़ पे मतभेद हो रहे हैं, जैसे WHO को ही देख लो कि उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो फेवर कर रहा है चाइना का। द न्यू मैकेनिज्म माइट हेल्प इन अटेन्यूएटिंग देम। और कोई नई जो व्यवस्था है वो हो सकता है इस चीज़ को कम करे और एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाए। अटेन्यूएटिंग मतलब किसी चीज़ का कम होना। इट वुड बी आइडियल टू इंक्लूड इन इट्स 7 फ्यूचर लीडिंग इकोनॉमी प्लस जर्मनी, जापान, UK, फ्रांस, मैक्सिको, टर्की, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये आइडियल होगा कि जो 7 फ्यूचर इकोनॉमी है उनको, और ये पूरे के पूरे जो कंट्रीज़ हैं, इन सबको क्या किया जाए, शामिल किया जाए, कोई जो नया ग्रुप बने उसमें। इफ़ मिस्टर ट्रम्प लूज हिज री इलेक्शन बिड, अगर जो ट्रम्प हैं वो अपनी री इलेक्शन जो हो रहा है उसमें अगर लूज़ करते हैं या हारते हैं वहाँ के चुनाव में, दिस माइट हैव टू वेट फॉर फ्यू ईयर। और ये हो सकता है फिर वेट करना पड़े कुछ समय के लिए। द 2005 एडहॉक मतलब अनौपचारिक, the 2005 ad hoc experiment by Prime Minister Tony Blair in bringing together G7 and BRICS countries was a one-off। और एक G7 और ब्रिक्स को एक एक्सपेरिमेंट किया था, अनौपचारिक एक्सपेरिमेंट प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने, कि G7 और ब्रिक्स की कंट्रीज़ को क्या किया जाए, साथ में लाया जाए। वो भी एक ऐसे ही प्रयास मात्र था। द न्यू इंटरनेशनल मैकेनिज्म विल हैव वैल्यू ओनली इफ इट्स फोकस ऑन की ग्लोबल इशू। अब जो इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो भी होगा उसकी वैल्यू तभी होगी, विल हैव वैल्यू ओनली, अगर वो फोकस करेगा जो जो ग्लोबल इशू है उनको, तभी उस चीज़ की क्या होगी, वैल्यू होगी, वरना उसका G7 जैसा हाल होगा। इंडिया वुड बी वाइटली इंटरेस्टेड इन थ्री। और इंडिया ईगरली या महत्वपूर्ण ढंग से किन 3 चीज़ों में इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल ट्रेड में, क्लाइमेट चेंज में और कोविड-19 क्राइसिस में। अभी उसका 3 मेन उद्देश्य हैं इंडिया के, जो उसमें इंटरेस्टेड भी है या महत्वपूर्ण भी हैं उसके लिए। A related aspect is how to push observing international law and preventing the retreat from regular value on which public goods are predicted। अब रिलेटेड एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो उसी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है कि इंटरनेशनल लॉ को किस हिसाब से ऑब्जर्व किया जाए और इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाए को लिबरल जो इशू हैं वो भी मेंटेन रहें, ऐसा ना हो कि जैसा पिछले हुआ था। विच पब्लिक गुड आर प्रिडिक्टेड, और जिसमें पब्लिक गुड्स प्रिडिक्टेड हों या उसमें सम्मिलित हों। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एंड रिवाइवल ऑफ ग्रोथ एंड ट्रेड इन सस्टेनेबल वे वुड पोज ह्यूज चैलेंज। अब ग्लोबल पब्लिक हेल्थ मतलब विश्व की हेल्थ की सुरक्षा, रिवाइवल ऑफ ग्रोथ मतलब फिर से ग्रोथ हो जो अभी कोविड-19 के कारण दिक्कत में आ गई है। ट्रेड इन सस्टेनेबल वे, और एक ऐसा रास्ता हो जिसमें ट्रेड क्या हो, लगातार चलती रहे। वुड पोज अ ह्यूज चैलेंज, और इन सब चीज़ों को करने में बहुत बड़े चैलेंज सामने आने वाले हैं, इसमें नो डाउट। सेकेंड ऑर्डर प्रायोरिटीज़ फॉर इंडिया वुड बी क्रॉस कटिंग इशू। और दूसरी प्रायोरिटी जो इंडिया की होगी वो क्रॉस कटिंग इशू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इशू कौन कौन से हैं, सच एज काउंटर टेररिज्म। सबसे पहले टेररिज्म को क्या करना, कम करना। और दूसरा काउंटर प्रोलिफरेशन। काउंटर प्रोलिफरेशन मतलब प्रसार को रोकना। इसका मतलब होता है ये नाभिकीय जो होती हैं न्यूक्लियर पावर,
न्यूक्लियर चीज़ों को रोकना और आतंकवाद को रोकना। एंड ये दूसरे एक दूसरे को क्या है, काउंटर या क्रॉस कटिंग इंस्ट्रूमेंट है। एन इमीडिएट कंसर्न इज टू एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1975 बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी पॉसिबल cheatings by its state parties by the possible creation of new microorganisms or virus by using the recombinant technology। और तुरंत की एक चिंता भी क्या है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि वो 1975 का जो बायोलॉजिकल वेपन का जो एग्रीमेंट था उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे क्या हो कि जो जो स्टेट्स हैं या जो भी ग्रुप बना रहे हैं लोग या जो भी उस ग्रुप में शामिल होंगे, वो इस हिसाब से चीटिंग करके किसी देश में वायरस ना फैला दें, जैसा कि अभी आरोप लग रहा है किस पे, चाइना पे। और किस किस हिसाब से, यूजिंग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, मतलब वायरस कई टाइप के वायरस के गुण मिला के और एक नए वायरस की डेवलपमेंट करवा दें। तो ये अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें राजी किया जाए देशों को। तो ये बहुत ज़रूरी है। और रीजनल इशू इस्टेब्लिशिंग मॉडस विवेंडी, मॉडस विवेंडी मतलब तुरंत के तौर पर या अभी तुरंत के लिए कुछ ऐसा समाधान किया जाए। रीजनल इशू को लेकर अगर बात की जाए, इस्टेब्लिशिंग मॉडस विवेंडी, एक तुरंत के लिए एक समझौता किया जाए विद ईरान वुड बी इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट इट डज नॉट एक्वायर न्यूक्लियर वेपन। और ईरान के साथ किस हिसाब का कि ये इट वुड नॉट बी इम्पोर्टेंट टू इंश्योर विथ ईरान वुड बी इम्पोर्टेंट, ईरान के साथ अभी जरूर किया जाना चाहिए कि वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए उसे रोकने के लिए। एंड इज एबल टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी और शांति, मतलब स्टेबिलिटी स्थिरता और शांति को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है और उसमें मदद करेगी। द गल्फ एंड वेस्ट एशिया, और ऑल्सो गल्फ रीजन में और वेस्ट एशिया रीजन में इससे शांति पैदा होगी और स्थिरता भी बढ़ेगी। द एंड स्टेट इन अफगानिस्तान वुड ऑल्सो बी ऑफ of interest to India, as also the reduction of tension in Korean Peninsula and South China Sea। और इंडिया के इंटरेस्ट जो अफगानिस्तान में चल रहा है वो भी है। एंड स्टेट इसलिए कि भाई वहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है, उसका कोई मतलब नहीं, कभी तालिबान वो होता है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क ही नहीं कर पाता। तो एंड स्टेट अफगानिस्तान में भी इंडिया को इंटरेस्टेड है, और साथ ही साथ कोरियन पेनिनसुला और साउथ चाइना की जो टेंशन है वो भी क्या हो, कम हो। ये ओवरऑल कंसर्न इंडिया के हैं और एज वेल एज ग्लोबल ऑर्डर के हैं। सो दिस इज द all editorial of today's। I hope you enjoy, so thank you for today, and like, share and subscribe if you if did not